डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे वो है द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स दैट कंस्टिट्यूट द पीक ट्रैफिक लोड। पीक ट्रैफिक में कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स रहेंगे, कितने इंट्रोगेटर्स रहेंगे, और नंबर ऑफ इंटेरोगेटर्स इन यूज ऑन ईच एयरक्राफ्ट के द्वारा कितने रहेंगे। थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग मोड ऑफ द इंटेरोगेटर इन यूज, किस मोड में काम कर रहे हैं, सर्च मोड में है, लॉक मोड में है। सर्च लॉक पी के लिए होता है, ये होता है डीएमई पी के लिए फाइनल इनिशियल अप्रोच, फाइनल अप्रोच, ग्राउंड टेस्ट। इन सब के अपने अपने नंबर ऑफ पीआरएफ्स होते हैं, जिस तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि उसका कितना नंबर ऑफ पल्स पेयर पीआरएफ कितना होगा। एयरक्राफ्ट ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर इंटरोगेटर्स पर एयरक्राफ्ट ज़्यादा रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा रहेगा, और जैसे जो मोड रहेगा उस मोड के अकॉर्डिंग रहेगा। द अप्रोप्रिएट पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इज गिवन in this point. Interrogation pulse repetition frequency. If the interrogator operates on more than one channel in 1 second, the following specifications apply to the sum of the interrogation on all channel. DMEN में क्या होगा? The interrogator average pulse repetition frequency shall not exceed 30 pairs of pulse per second based on the assumption that at least 95% of the time is occupied for the tracking. कल सर ने बताया था। If the desired to decrease the time of search, the PRF may be increased during search but shall not exceed 150 pairs of the pulse per second. 150 एक फिक्स टाइम तक 150 तक जाएगा, और 150 तक अगर फिर भी अगर लॉक हो गया तो फिर रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक टाइम तक है कुछ, अगर वो तब तक नहीं हुआ तो वापस ये वो 30 पे आ जाएगा। DMEN recommendations. After 15,000 pair of pulses have been transmitted without acquiring indication of distance, the PRF should not exceed 60 pairs of pulses per second thereafter until a change in the operating channel is made successful. अगर इतने पेयर पल्स के बाद भी अगर उनको रेंज नहीं मिला, लॉक नहीं हुआ, तो वापस 60 से फिर एक्सीड नहीं करेगा, अपना एक लो स्पीड पे सर्च करता रहेगा, मैक्सिमम पल्स पेयर उस पर नहीं यूज करेगा, लास्ट नहीं करेगा। Given the interrogation loading which result from the peak traffic as well as reply efficiency of the transponder in the presence of the load, the resulting reply rate can be computed, thereby establishing required transmission capability. This reply rate is the level that, when exceeded, results in a reduction in receiver sensitivity. अगर एक लोडिंग दिया गया है, इंट्रोगेशन लोडिंग दिया गया है, वहां तक हमारा पहुंच जाता है, नंबर ऑफ इंट्रोगेशन बढ़े, एयरक्राफ्ट बढ़े, करस्पॉन्डिंग इंट्रोगेशन बढ़े, तो एक सर्टेन लेवल तक ये हमारा इंट्रोगेशन बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पर ऐसा आएगा जहाँ रिडक्शन वो डिफाइंड रहता है एक और रिकमेंडेशन में कि उसके बाद ये इसका डिसेंसिटाइज करना स्टार्ट कर देगा, सेंसिटिविटी अपनी ये बढ़ा देगा, क्योंकि लोड ज़्यादा है तो सबको कैटर नहीं कर सकता। वो कितना करेगा, लोड लिमिट कैसे लगाएगा? DMEN के लिए रिकमेंडेड है, अगर ट्रांसपोंडर लोडिंग एक्सीड 90%, अगर 90% से, जो कि मैक्सिमम ट्रांसमीटर लोड रेट है उसका, अगर उसके 90% पे पहुंच गया तो वहां से फिर रिसीवर सेंसिटिविटी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी कम करने के लिए। तो ये जो सेंसिटिविटी हमारी है, सेंसिटिविटी रिडक्शन का जो रेंज होता है 50 dB तक है, मतलब बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट आ गए तो मैक्सिमम 50 dB तक आप कर सकता है रिडक्शन सेंसिटिविटी को। DMEN signal greater than 90 Hz removed from the desired channel nominal frequency and having amplitude up to सर एक 42 डाउट है। above the threshold. हाँ सर। हेलो सर सर, एक डाउट, हाँ सर, एक डाउट था जी मेरा। जी। सर ये जब लोडिंग बढ़ती है तो सेंसिटिविटी कायदे से इंक्रीज करना चाहिए, ये रिड्यूस करेगा? नहीं सर, मतलब जब, सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, मैंने गलत बोल दिया, इंक्रीज करेगा सेंसिटिविटी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, 50 dB तक इंक्रीज कर देगा। अच्छा अच्छा, ताकि वो रिड्यूस कब रिजेक्ट हो करेगा जाए सर, जब आपका। ज़्यादा को, हाँ, कम एयरक्राफ्ट मिलेंगे और ओके ज़्यादा चाहिए होगा तब कम। हाँ सर। ओके, ओके। थैंक यू। When after a time period 30 seconds tracking has not been established, the pulse pair repetition frequency shall not exceed 30 pulse pair per second thereafter. अगर 30 सेकंड सर्च करने पे भी अगर कोई लॉकिंग नहीं आती है कोई एयरक्राफ्ट से,
कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं होता है, तो अपना पल्स पेयर उसमें सर्च मोड में नहीं लॉस करके वापस से 30 पल्स पेयर पे आ जाएगा, या 30 सेकंड तक करेगा। द इंटेरोगेटर पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी सेल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पल्स पेयर पर सेकंड। सर ये एक्चुअली सर्च मोड और एयरक्राफ्ट टेस्ट मोड ये सब जो लिखा है सर, ये पी के लिए है। मतलब सर्च मोड में 40 पीआरएफ होता है, ऑन ग्राउंड एयरक्राफ्ट टेस्ट में 5 होता है, इनिशियल अप्रोच में 16 होता है ये। तो इनके करस्पॉन्डिंग वो करता रहेगा। ये पी का एक्चुअली है, इनका है भी नहीं। ये पल्स 5 पल्स पर सेकंड फॉर एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड में भी एक्सीडेड, ये पी का है सर। डिकोडिंग में आ जाते हैं। द इंटेरोगेटर सेल इंक्लूड ए डिकोडिंग सर्किट such that the receiver can be triggered only by pair of receiver pulses। अगर पल्सेस जो पेयर्स में आएगी केवल उन्हीं को रिसीव करेगा। हैविंग पल्स ड्यूरेशन एंड पल्स सेविंग एप्रोप्रिएट टू द ट्रांसपोर्टर सिग्नल एज डिस्क्राइब्ड, इसमें जो कि उसमें पल्स पेयर डिफाइंड है, डिस्क्राइब्ड है, अगर वही आएगा तो उसी को रिसीव करेगा। डिकोडर रिजेक्शन, ये रिप्लाई पल्स पेयर with the spacing of plus minus 2 microsecond or more from the nominal value and with any single level all up to 42 dB above the receiver sensitivity shall be rejected। मतलब अगर इसमें एरर है तो 42 dB से तक सिग्नल भी रहेगा तो भी इसको रिजेक्ट करेगा। सर इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा, डिजायर्ड अनडिजायर्ड सिग्नल रेशियो। ये सर C6 को मैं बाद में थोड़ा बताऊंगा, उसके नीचे पहले जो टेक्स्ट है वो बता देता हूँ। ये होता क्या है डिजायर्ड अनडिजायर्ड सिग्नल। डिजायर्ड सिग्नल एक्चुअली होता है कि जो सिग्नल, जैसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम होता है, तो नॉइज में कुछ भी हो सकता है, और सिग्नल हमारा सिग्नल होता है। डिजायर्ड अनडिजायर्ड में क्या होता है कि डिजायर्ड वो हैं जो हमारे इंट्रोगेशन के रिस्पेक्ट में जो रिप्लाई हमें आया है, और भी तमाम चीज सिग्नल्स आते हैं। अनडिजायर्ड वो होते हैं जो कि किसी और ट्रांसपोंडर से आए हैं या किसी और इंट्रोगेशन किए गए तो वो आए हैं, तो वो भी सिग्नल हैं, उसमें एरर भी नहीं है कोई, लेकिन इसके लिए अनडिजायर्ड है, इसके लिए नहीं, जो इसके करस्पॉन्डिंग है बस उसी को लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिजायर्ड अनडिजायर्ड यूज किया गया है। Wilka table C6 indicates the necessary DU signal ratio needed to protect the desired transponder reply signal at an airborne receiver from the various co-frequency, adjacent frequency, same code, different code, undesired transponder reply signal combination that may exist। मतलब कि सपोज एयरबोर्न रिसीवर है, उसने इंट्रोगेट किया है, मल्टीपल ट्रांसपोंडर्स को किया होगा इंट्रोगेट, उसमें अब उसके पास इनपुट क्या क्या आएंगे, मतलब रिप्लाई क्या क्या आएंगे। एक तो खुद का रिप्लाई आएगा जो इंट्रोगेट किया, साथ में और भी ट्रांसपोंडर जो विसिनिटी में है ट्रांसपोंडर डीएमई, उनके भी रिप्लाई जाएंगे, वो तो सारे जाएंगे। वो कैसे होते हैं, सारे अलग अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं। हो सकता है सेम फ्रीक्वेंसी के हों, अलग एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी पे हों। हम उसकी बात कर रहे हैं जो मल्टीपल रिप्लाईज होते हैं वो मल्टीपल ट्रांसपोंडर से आएंगे, तो वो किस क्या क्या कैसे हो सकते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं। उनकी कोडिंग WXYZ जो होता है, पहले पढ़ाया गया होगा, XY हम लोग यहाँ इंडिया में यूज होता है DMEN में, तो लेकिन टोटल 4 होते हैं WXYZ, तो सेम कोड में है या डिफरेंट कोड में है। और अनडिजायर्ड ट्रांसपोंडर रिप्लाई कॉम्बिनेशन, ये जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं अदर देन रिक्वायर्ड सारे अनरिक्वायर्ड होते हैं। एक रिक्वायर्ड डिजायर्ड होता है, उसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो सारे इसमें अनडिजायर्ड सिग्नल होते हैं। तो एक उसका रेशियो मेंटेन होना चाहिए लॉजिकली, जिससे कि वो रिसीवर जो हमारा एयरबोर्न रिसीवर है वो सिग्नल को प्रोसेस कर सके। अगर अनडिजायर्ड सिग्नल ज़्यादा हो गए तो फिर रिसीवर के लिए वो सिग्नल की क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, फिर वो फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा। The prerequisite for any calculation using the provided ratio is that, अभी रेशियो सर मैं ये जो टेबल है, टेबल अभी मैं बताता हूँ, ये टेक्स्ट पहले बता देंगे, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था। The prerequisite for any calculations using the provided ratio is that the required minimum power density of the desired DME is met throughout the एरोनॉटिकली पब्लिश्ड कवरेज वॉल्यूम। मतलब ये कि ये सारे कैलकुलेशन तब वैलिड होंगे, सारे कैलकुलेशन तब किए जाएंगे जब डीएमई का जो मिनिमम पावर डेंसिटी है उस एरिया में, उस विसिनिटी में होनी चाहिए मिनिमम पावर, क्योंकि 18 - 89 dBW पर एरिया होता है, उसको आगे अभी देखेंगे। उतना मिनिमम पहली शर्त है कि वो उतना होना चाहिए, प्री रिक्विजिट है। फॉर इनिशियल असाइनमेंट द ड्यू रेशियो
necessary to protect airborne equipment with 6 microsecond decoder rejection should be used. ये थोड़ा ट्रिकी है. इनिशियल असाइनमेंट. इनिशियल असाइनमेंट का मतलब ये हुआ, सपोज कोई एयरक्राफ्ट आया, किसी डीएमई के से फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करने की कोशिश किया, ऑब्वियसली वो बहुत दूर रहेगा. उस समय वो और भी डीएमई जो उसके पास रहेंगे, उनके भी सिग्नल उसके पास रहेंगे जो कि स्ट्रांग सिग्नल्स हैं. अब किसी पार्टिकुलर डीएमई के पास ही आता है जिससे अब नया स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली ये सिग्नल वीक रहेगा. तो इसीलिए वो 6 माइक्रोसेकंड का जो टाइम दिया गया है, 6 माइक्रोसेकंड तक वो रिजेक्ट कर देगा सिग्नल. क्योंकि तब तक क्या होगा कि डिजायर्ड सिग्नल की लेवल ठीक ठाक हो जाएगी प्रोसेसिंग के लिए, ताकि उसका एक्स्ट्रा लोड प्रोसेसर पे ना पड़े. इसलिए वो 6 माइक्रोसेकंड और डीएमईएन के लिए यूज होता है. तो ठीक है सर. असाइनमेंट. इन मेकिंग एन असाइनमेंट, ये तो स्टार्टिंग सेफ्टी हो गई. इन मेकिंग एन असाइनमेंट, ईच फैसिलिटी मस्ट बी ट्रीटेड एज डिजायर्ड सोर्स विद अदर एक्टिंग एज द अनडिजायर्ड. अब सपोज जिससे, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम किसी से वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो मान के चलेगा कि मेरा डिजायर्ड फैसिलिटी है. ये यही डीएमई मानेगा और डीएमई के करस्पॉन्डिंग इंट्रो एयरक्राफ्ट को समझेगा कि हमारा डिजायर्ड फैसिलिटी है, और एयरक्राफ्ट डीएमई को समझेगा कि मेरा डिजायर्ड फैसिलिटी मान के चलेगा. अब जब उनका ड्यू रेशियो, डिजायर्ड अनडिजायर्ड का सिग्नल अगर वो मैच कर गया, तो मतलब हाँ ठीक है कि वही था, हो गया. अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं. अकॉर्डिंगली डीएमई चैनल असाइनमेंट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग. जो चैनल असाइनमेंट होता है, ये मल्टीपल तरीके से स्टेब्लिश होता है, उनके फ्रीक्वेंसी, ये कोडिंग के हिसाब से. हर को चैनल असाइनमेंट, दिस कंडीशन occurs when both the desired and undesired signal operate on a channel W, X, Y or Z, that is core frequency, same code. This DU signal ratio should be at least 8 dB throughout the सर्विस वालों. थोड़ा सा समझिएगा सर लोग. इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें एक अलग भी इंटरफेरेंस आ रहा है, अलग सिग्नल आ रहा है, वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं. अगर वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं उनके इंटरफेयर होने के. सेम होंगे ही इंटरफेयर. इसलिए जो ड्यू रेशियो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, 8 dB रखना पड़ता है. क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल भी ज़्यादा है और अनरिक्वायर्ड सिग्नल भी ज़्यादा है, वो बिल्कुल पास में है, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे है, पास है. अगर किसी कोई पास में सिग्नल है अनडिजायर्ड, तो उसको रिजेक्शन के लिए ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो लगाना पड़ेगा. सपोज कीजिए कोई सिग्नल दूर का है जो एरर क्रिएट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वाइज अगर वो डिस्टेंस पे है, फ्रीक्वेंसी वाइज, तो क्या होगा कि भले कितना भी लोडिंग उसका हो, कितनी भी ज़्यादा पावर हो, उसका इफेक्ट हमारे फ्रीक्वेंसी पे कम आएगा. वहाँ के केस में हमारा ड्यू रेशियो कम पे भी चल जाएगा. चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम पे है, तो यहाँ पे हमें ड्यू रेशियो ज़्यादा रखना पड़ेगा. तो जो फर्स्ट पार्ट है को चैनल असाइनमेंट, इसमें वही बताया गया है कि सेम फ्रीक्वेंसी पर है वो. सेम फ्रीक्वेंसी पे होने के कारण क्या होता है कि ए, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ड्यू रेशियो ज़्यादा, अभी हम ग्राफ में समझाएंगे. और सेम कोड है, सेम कोड है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सारे इंटरफेयर कर जाएंगे, तो उनको हमें ड्यू रेशियो ज़्यादा करके इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा. फॉर को फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कोड असाइनमेंट, सेम वही फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ठीक है, कोड अलग हो गया. तो इसमें भी हमें क्या होता है कि इसमें भी हमें रिजेक्शन ड्यू रेशियो ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें भी सेम है. फॉर फर्स्ट एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी सेम कोड असाइनमेंट, दिस कंडीशन अकर व्हेन बोथ द डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड फैसिलिटीज आर डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड टाइप में है. अगर अब या उन दो पहले दोनों में था सेम फ्रीक्वेंसी थे, एक में था कोड भी सेम था, दूसरे में था सेम कोड नहीं कोड था. तो पहले वाले में तो स्ट्रिक्ट मैक्सिमम रहेंगे कि हमारे सिग्नल्स इंटरफेयर करेंगे. सेकंड वाले में कोड डिफरेंट होने के कारण मे बी थोड़ा सिग्नल हमारा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी ज़्यादा सिग्नल रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है. सी में है फर्स्ट एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, डीएमई में क्या होता है कि 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है. सपोज अगर उसका नेक्स्ट वाला एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी किसी को दिया गया है, उसकी वजह से कोई इंटरफेरेंस आ रहा है, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, तो उसका हमारे मेन फ्रीक्वेंसी पे कम असर पड़ेगा, तो इसलिए इसमें ड्यू रेशियो कम रहेगा. For first adjacent frequency different code assignment, this condition occurs when one facility operates on X channel with the other on a W channel, but with a frequency offset of 1 megahertz between transponder apply frequency. A similar Y channel and Z channel combination also applies. Second adjacent frequency अगर है, तो second adjacent frequency same or different code assignment, same code हो या different code हो, the second adjacent frequency combination generally need not frequency protected. यही जो मैं बता रहा था कि इसमें चूंकि सेकंड फ्रीक्वेंसी पे चला गया, तो फ्रीक्वेंसी बहुत दूर हो गया, इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली
फ्रीक्वेंसी दूर होने की वजह से प्रोटेक्टेड है। हाउएवर फिर भी स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू, अब सर इसको हम ये समझ लेते हैं। टाइप ऑफ असाइनमेंट, अभी जैसे मैंने बताया ये मेनली फ्रीक्वेंसी वाइज 3 टाइप के टाइप ऑफ असाइनमेंट्स होते हैं। को फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, फर्स्ट एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट एंड सेकंड एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट। अभी हम कल फ्रीक्वेंसी वाइज देखते हैं। को फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि सेम फ्रीक्वेंसी पे जो भी हमारा मल्टीपल रिसीव हो रहा है सिग्नल, डिजायर्ड अनडिजायर्ड सारे सेम फ्रीक्वेंसी पे है, तो उसमें क्या होगा कि जो ड्यू रेशियो होगा ए किसके लिए यूज होता है सर, मैं एक बार नोट पढ़ लेता हूँ ताकि ए बी का अंतर पहले समझ में आ जाए। द ड्यू रेशियो इन कॉलम में प्रोटेक्ट दोज डीएमईएन इंट्रोगेशन ऑपरेटिंग ऑन एक्स एंड वाई चैनल, जो एक्स वाई चैनल हम यूज करते हैं, तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है। रेफरेंस के लिए भी देख लेंगे। कॉलम में अप्लाइज टू डिकोडर रिजेक्शन ऑफ 6 माइक्रोसेकंड, वही जो मैंने बताया था, जो वहां अप्लाई होता है जहां पे डिकोडर रिजेक्शन 6 माइक्रोसेकंड का यूज करते हैं ताकि सिग्नल लेवल हमारा एक सर्टेन लेवल तक मिल जाए, मतलब कि वहां भी हमारा ऑलरेडी एक रिजेक्शन या सेफ्टी आ चुकी है। तो ड्यू रेशियो कॉलम में क्या होगा, इनमें सपोज सेम फ्रीक्वेंसी पे है तो 8 dB का मतलब हो गया कि डिजायर्ड सिग्नल 8 dB ज्यादा होना चाहिए अनडिजायर्ड से। मान लीजिए 8 टाइम्स है या 9 टाइम्स है, तो डिजायर्ड सिग्नल हमारा 9 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए अनडिजायर्ड सिग्नल के कंपेरिजन में, तब जाके हमारा ये टाइप ऑफ असाइनमेंट ये ड्यू रेशियो सेम होगा, तब जाके सिग्नल हमारा रिसीवर पे एयरबोर्न रिसीवर पे प्रोसेस होगा। ठीक है। अब चाहे सेम कोड हो या डिफरेंट को पल्स कोड हो, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर तो फ्रीक्वेंसी है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे सारे आ रहे हैं तो सारे उस गार्बल की तरह आ जाएंगे। अगर फर्स्ट एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन मुझे मिल गया। फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन एडजेसेंट से मिल गया, मतलब कि एक अलग फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है हमारा इरोनियस सिग्नल है या अनडिजायर्ड सिग्नल है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे है, तो वो अगर सिग्नल हमारे पास आता है तो वो उसका भले पावर लेवल ज़्यादा रहे फिर भी असर कम पड़ेगा, क्योंकि तो वही लिखा है, जब पीयू लिखा है, पीयू इज द पीक इफेक्टिव रेडिएटेड पावर इन अनडिजायर्ड सिग्नल डीबीडब्ल्यू। डीबीडब्ल्यू में जो भी है, सपोज कीजिए 4 वैल्यू है इसकी, 4 है मान लीजिए, तो पीयू अगर 4 है तो 4 माइनस 1 3, तो 3 dB का मतलब क्या हुआ कि 1/3 dB, 1/3 मतलब अनडिजायर्ड सिग्नल हमारा 3 dB ज्यादा रहेगा तो भी हमारा सिग्नल प्रोसेस कर लेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है। तो अनडिजायर्ड सिग्नल ज्यादा, क्योंकि उस बैंड में आएगा ही नहीं हमारे रिसीवर के बैंड में, इसलिए यहाँ ड्यू रेशियो कम रहेगा तो भी चल जाएगा। ये सेम पल्स कोड के लिए, डिफरेंट पल्स कोड के लिए रेशियो और भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि अनडिजायर्ड सिग्नल और भी ज्यादा हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये अलग फ्रीक्वेंसी पे है फर्स्ट एडजेसेंट, साथ में अलग कोडिंग पे भी है, तो अपने लॉजिकली ही ये अपने ये जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है उससे काफी दूर हो जाएगा, लॉजिकली भी और फ्रीक्वेंसी वाइज भी। तो इसलिए हमारा अगर अनडिजायर्ड सिग्नल ज्यादा रहेगा तो भी असर कम होगा। अब आ जाइए सेकंड, सेकंड में, और चूंकि सेकंड एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, अभी मैंने पढ़ा था सेकंड एडजेसेंट के लिए तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी इसमें लिखा है पीयू प्लस 19, इसमें अनडिजायर्ड सिग्नल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अलग फ्रीक्वेंसी पे वो है। और ऐसे ही, तो ये है ग्राफ। बी में क्या दिखाया गया है, बी एक्चुअली सर डीएमई पी के लिए है, तो उसमें जनरल कर दिया गया है कि -40 वही है कि सर 8 तो समय रहेगा -40 dB, अगर रहेगा अनडिजायर्ड सिग्नल बहुत ज़्यादा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, -42 dB -75 dB, जैसे मैंने इसमें समझाया। अब सर कवरेज ऑफ डीएमईएन, whether a particular installation can provide the required frequency, protected coverage volume can be determined by using फिगर T20। फिगर T20 अभी आएगा, जो अगर कभी हम डीएमई इंस्टॉल करते हैं, कोई पार्टिकुलर डीएमई इंस्टॉल करते हैं, तो उसका जो भी विसिनिटी आएगा उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जो डिसाइड किए जाएंगे कि इसमें ये डीएमई लगाना है, इसका पावर लेवल उस विसिनिटी में कम से कम मिनिमम पावर लेवल तक होना चाहिए, ये सारे एक फिगर होता है, डायग्राम होता है, उससे हम चेक करते हैं। वो इसमें दिखाया है, वो IF77 मॉडल पे है, वो आगे है सर, अभी उसमें दिखा के हम देखेंगे। Whenever a DME that provides coverage using either a directional or bidirectional DME antenna, the antenna pattern in azimuth and elevation has to be taken into account to achieve the full benefit of the reduced separation requirement outside the antenna main lobe.
ये ऐसे यूज करते हैं इसमें कि ताकि मेन साइड लोब के अलावा भी मेरा ठीक ठाक कवरेज मिले, मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिल सके। The actual radiation pattern of the antenna depend on the number of factors, including height of the antenna, phase center, हाइट ऑफ द डीएमई काउंटर पॉइज, जनरली चूंकि डीवीआर के साथ लगाया जाता है तो इसलिए काउंटर पॉइज किस हाइट पे है, ग्राउंड लेवल कितना उसका, टेरेन सरफेस रफनेस कितनी है, जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, साइट एलिवेशन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं सर। इससे भी डिसाइड होता है कि उसका एक्चुअल रेडिएशन पैटर्न क्या होगा। अगर फॉर कवरेज अंडर डिफरेंट टेरेन है सर, तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली हमें पावर लेवल ज़्यादा रखना पड़ेगा। ईआईआरपी हमें इफेक्टिव रेडिएट आइसोट्रॉपिकली रेडिएटेड पावर जो भी है, वो अगर टेरेन हमारा सही रहेगा, प्रॉपर रहेगा, तो इसकी कम जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको चेंज करना पड़ेगा पावर बढ़ा के। कन्वर्सली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैज शोन दैट अंडर फेवरेबल साइटिंग कंडीशंस, सर एक साइटिंग की क्लास होगी तो सर लेंगे, बस इसमें एक बेसिक सा है, एंड अंडर द लेस पेसिमिस्टिक कंडीशंस ऑफन फाउंड इन एक्चुअल सर्विस सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑपरेशन इज अचीव्ड विद लोअर आईआर। जनरली ये होता है कि लोअर ईआईआरपी से प्रैक्टिकली हमें अचीव हो जाता है। However, to account for lowest ERP in the notches between the lobe of the real elevation antenna pattern, the value in figure C are recommended. अगर कहीं पे कुछ नोचेज हैं जहाँ पे बिटवीन लोब्स, बिटवीन रेडिएशन पैटर्न के बीच में, तो हम अभी फिगर T20 आएगा उसको रिकमेंड करके हम वहाँ कर लेते हैं। ये C20 है। The power density figure prescribed in chapter 3 इतना based on the following example. जो एयरबोर्न रिसीवर की सेंसिटिविटी होती है जनरली 120 dBW होती है, -120 dBW होती है, बट ट्रांसमिशन लाइन लॉस मिसमैचेज एंटीना, इसको जनरली हम 9 dBm dBW इसमें हो जाता है। तो हमें जो पावर रिक्वायर्ड होता है सर यहाँ से वो माइनस ट्रिपल वन dBW होता है, माइनस ट्रिपल dB1W एट द एंटीना करस्पॉन्ड टू माइनस 89 dBW पर स्क्वायर मीटर एट द मिड बैंड फ्रीक्वेंसी। ये जो होता है इसके इक्विवेलेंट हमारा जो होता है पावर लेवल -89 dBW पर स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है हमारे एंटीना एयरबोर्न एंटीना रिसीवर पे सिग्नल के लिए। डीएमई रिकमेंडेशन, द पीक ईआईआरपी शुड नॉट बी लेस देन दैट रिक्वायर्ड। जो 89 से कम तो नहीं होना, -89 dBW पर स्क्वायर मीटर से कम तो नहीं होना चाहिए, बट रिकमेंडेशन है कि कोशिश करें कि -83 dBW पर मीटर स्क्वायर तक रहे, तो रेंज और लेवल ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो पाएगा। DMEN, the peak equivalent isotropically radiated power shall not be less than that required to ensure a peak pulse power density of -89 dBW per square meter under all operational weather conditions at any point within the coverage area। वही चीज़ है सर। इसमें जो हमारा ग्राफ है आपको शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। जो तो लेफ्ट वर्टिकल है ये हाइट है एजीएल में, ठीक है सर, और जो नीचे हॉरिजॉन्टल नीचे है ये नॉटिकल माइल में रेंज दिया गया है, ऊपर जो दिखा गया है वो किलोमीटर में दिया गया है। इसमें सर क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। और ये जो ग्राफ है सर, ये हमारा ये गिवन है कि हमें अपनी विसिनिटी में -89 dBW पर स्क्वायर मीटर सिग्नल मिलना चाहिए। ये तो फिक्स है, ये हमें चाहिए। इसके बेस पे हमें ये ग्राफ दिया गया है कि किस हाइट और किस डिस्टेंस पे अगर हमें कवरेज चाहिए, इस डिस्टेंस पे इस हाइट तक हमें कवरेज चाहिए, तो हमें EIRP हमें रेडिएटेड पावर कितना जरूरत पड़ेगी उसका ग्राफ है। एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लैक लाइन है सर। ग्रीन लाइन ब्लैक लाइन है। जो हमारा ब्लैक लाइन है सर, वो एंटीना मेन लोब अगर 3 डिग्री पे है उसके करस्पॉन्डिंग है, और जो हमारा ग्रीन लाइन है वो एंटीना रेडिएशन पैटर्न जो हमारा मेन लोब है वो 6 डिग्री पे है। अगर ऐसा है तो उस ग्राफ को हम रिफर करेंगे। तो सपोज कीजिए कि जो सबसे पहले 24 dBW से गया है, फिर 20 24 27 30 33 36 ऐसे, तो जैसे जैसे पावर लेवल बढ़ाते जाएंगे हमारा रेंज बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली रेंज बढ़ता जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए कि हम 40,000 फीट हाइट हमें चाहिए, तो 40,000 फीट पे, और हमें डिस्टेंस सपोज कीजिए कि कवरेज 100 नॉटिकल माइल तक ही चाहिए, तो आप इधर 100 नॉटिकल माइल और इधर ये कर लीजिए, फिर आपको वहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा। तो आप इससे हो जाएगा कि हमारा जो डीएमई है इसको इसकी EIRP क्या होगी, इसका पावर लेवल क्या हमें करना है। ये ग्राफ है, इससे हमें देख सकते हैं।
Nominal value of the necessary EIRP to achieve a power density of minus 89 dBW per square meter figure. ये नॉमिनल वैल्यू है कि 89 माइनस 89 dBW पर स्क्वायर मीटर गिवन है, उसके कारण कितना ईआरपी हमें रिक्वायर्ड होगा अपने दिए गए हाइट और दिए गए रेंज के लिए. For coverage under difficult terrain and sighting condition, it may be necessary to make appropriate increase the ERP. वो सर प्रैक्टिकली उसको देख के पता चलेगा अगर कंडीशन अलग हैं. कन्वर्सली अंडर फेवरेबल साइट हो सकता है कि पावर और लोअर EIRP पे भी मेरा काम हो जाए. ये सारे इस मॉडल में दिए गए हैं सर. यही 4-5 टॉपिक थे सर जो मैंने कवर कर लिए. Thank you, Suryakesh. थैंक यू सर. Nicely presented. थैंक यू सर. Okay, so you have covered material concerning DME for DMEN and यस सर. Q ratio and coverage of DME. यस So सर. along with us is Balaji sir also here. Sir, ओके सर. Balaji sir, आप हैं? मैं सर को पिंग करता हूँ.